this Narendra, we can also called him as a Swami Vivekanand. उनका जन्म हुआ और उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे पूरे भारत को एक नई एनर्जी देने का काम किया। विवेकानंद की अगर आप आंखों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इस इनकी आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी वेदना थी उस टाइम के भारत को देख, अगर उस टाइम के भारत को ये जब देखते थे। और इसलिए इन्होंने, जैसे हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम मैं आपको पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप लोग पढ़ते हो, और हम सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक ब्रिलियंट स्कॉलर, जिनके उनके टाइम के जो फैकल्टीज और टीचर्स होते थे, उन्होंने चाइल्ड प्रोजेडी प्रोजेडी बोलते थे स्वामी विवेकानंद को। लेकिन उस टाइम में उस इतनी, मतलब जिनका बहुत अच्छा करियर हो सकता था, इनके फादर एक बहुत अच्छे वो थे, लॉयर थे, और बहुत अच्छी फैमिली से थे, लेकिन उस टाइम में ऐसी बैकग्राउंड पे भी उन्होंने सन्यास का रास्ता चुना, और 25 साल की एज में उन्होंने सन्यास ले लिया रामकृष्ण आश्रम से। क्या कहा था, उनकी सबसे जो पॉपुलर लाइन है वो क्या है? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब क्या हुआ कि हम उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना मिले। और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि किस तरह से हमें भारत को फिर से महान बनाना है। भारत के युवा ही इसे करेंगे, और भारत की युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी जो उनकी एक स्टडी चल रही थी, उसको छोड़ करके उन्होंने संन्यास का रास्ता लिया। अगर हम मतलब विवेकानंद जी का दिन है आज, और उनकी लाइफ और टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह समझिए कि आज के टाइम में जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्होंने अमेरिका में, इंग्लैंड में जा जाके बोला, अलग अलग भारत के पार्ट्स में बोला, उस चीज का डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वो सबसे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो जे गुडविन है। और उनकी लाइफ और टीचिंग हमें ये भी बताती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, किसी का काम छोटा बड़ा नहीं है। आपके यहाँ आपकी फैकल्टीज आपको ज्ञान देती हैं, बहुत बड़ा काम है वो। लेकिन आप जो भी आपकी, जो आपके वॉशरूम को साफ रखते हैं, जो वहाँ के सफाई कर्मी है, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है आपके इंस्टीट्यूशंस के, दैट आर इक्वली, दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा कि देखिए, एक स्टेनोग्राफर थे जे गुडविन। इनकी स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद जी का ऑरा क्या था और उनका इम्पैक्ट क्या होता था जिनसे वो मिलते थे। तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में जो है शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में मतलब उन्होंने भाषण दिया, स्पीच दिया, तो उसके बाद बहुत मतलब उनके बहुत फॉलोअर बन गए। और उनके मतलब वो ऐसे थे कि ऐसे हम लोग जानते हैं कि वो ऐसे भगवा पहनते हैं तो उनको ऐसे हिंदू मॉन्क बोलते हैं, हाँ बोलते भी हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है कि वो क्रिश्चियन कंट्री में थे। और क्रिश्चियन कंट्री में होने की वजह से मतलब वहां पे बहुत एडवर्स सिचुएशन हो सकती थी अगर हिंदुइज्म का वो प्रचलन, लेकिन नहीं, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी जो टीचिंग थी, वो बियॉन्ड फेथ थी, बियॉन्ड बिलीफ थी, बियॉन्ड रिलीजन थी। इसलिए उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने सोचा कि इनको पूरे अमेरिका में लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए, क्योंकि इनका ऐसा ऐसा बोलते हैं और इनकी ऐसी फिलॉसफी है कि जो भी सुनेगा उसकी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, मतलब उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ इनके काम को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली, दो बहुत ही ऐसे प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर में अमेरिका के। तो एक 25 साल का लड़का जो बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही तेज था स्टेनोग्राफी में, उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है? और बहुत हाई पेमेंट पे हुआ था जे गुडविन का, क्योंकि ये कोर्ट के स्टेनोग्राफर थे और पहले जर्नलिस्ट भी रह चुके थे। तो 1 हफ्ते तक इन्होंने काम किया उनके साथ में। 1 हफ्ते तक वो जहाँ भी जाते विवेकानंद जी उनकी टाइपिंग करते, उसके बाद उसको जो भी उनका कंटेंट होता वो उनके ऑफिस को देते, विवेकानंद जी के ऑफिस को, जो उनके साथ में काम करने वाले थे। तो 1 हफ्ते बाद उनको बोला गया कि क्या पेमेंट आपका हुआ? एंड ही रिफ्यूज्ड, इंटरेस्टिंगली ही रिफ्यूज्ड। जिन्होंने 1 हफ्ते पहले उन्होंने हाई पेमेंट पे जॉब लिया था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं पैसा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर विवेकानंद जी इस दुनिया के, यहाँ के लोगों के जीवन को बनाने के लिए अगर अपना संन्यास धारण कर सकते हैं और पूरे मतलब पूरे अक्रॉस द ग्लोब वो क्रॉस करके अमेरिका में आके हमारे लोगों को बता रहे हैं, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं पैसे ना लूं। और उसके बाद वो बहुत ही मिनिमम, ये फिर लाइफ लॉन्ग विवेकानंद के सारे काम को इंडिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जहां भी वो ट्रेवल किए, हर जगह पे वो जा जाके उनके बारे में
सारी जो डॉक्यूमेंटेशन करते माने लिखते और टाइप करते और वही एक बहुत बड़ा आज टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है। रामकृष्ण मिशन में जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा है और भी उनके अलग-अलग टाइप से पब्लिकेशन के थ्रू हम लोगों के पास में है। तो जे गुडविन एक स्टेनोग्राफर थे और स्टेनोग्राफर के रूप में उन्होंने पूरे दुनिया में स्वामी विवेकानंद के थॉट प्रोसेस, उनके विचारों को लेके आए। इसलिए मैंने आपको बोला कि उनके कॉन्सेप्ट, उनकी फिलॉसफी के अनुसार कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी इंपोर्टेंट। जो भी काम मिला है उस काम को पूरी तरह फोकस करके करो। आप दुनिया में किसी भी स्थिति तक पहुँच सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। उनका दूसरा बहुत बड़ा एक लाइन हुआ करता था, बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। मतलब हमें अपने आप में भरोसा करना होगा। आज के टाइम में हम बहुत ऐसे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा नहीं, ये एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई कर पाऊँगी नहीं, कर पाऊँगा कि नहीं, ऐसे बहुत सा कन्फ्यूज़न होता है। मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, इसका क्या रिज़ल्ट है? ऐसे करके हम सोचते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि अपने आप पे 100% बिलीव तुम्हारा होना चाहिए और इनफैक्ट उन्होंने एक अगली लाइन बोली थी इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ रिलीजन या यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ गॉड। तो जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप उस गॉड के इस ब्यूटीफुल जो क्रिएटिविटी है या क्रिएचर है हम वो आप नहीं समझ सकते। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस हमें अपने आप को जानने से आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन से आएगा। ठीक है? उसके लिए फिर अलग तरीका ख़ैर है, योग और आध्यात्म का एक बहुत अच्छा रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने आप को जान सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका इम्पैक्ट मतलब इतना वो सेल्फ रियलाइजेशन कराते थे कि अभी आप लोग इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप आईएससी जानते होंगे। आईएससी बैंगलोर सब जानते हैं ना? आईएससी एक मतलब अभी भी जो रैंकिंग अभी आई, उसकी टॉप रैंकिंग में है। मतलब हमेशा पूरे भारत का जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ आईएससी। बेसिकली साइंस का इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत में सारी सब्जेक्ट मिलाने के बाद मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए मैं जेएनयू से पढ़ाई किया, मैं बीएचयू से मेरी पढ़ाई हुई है, तो वो ह बहुत सी चीज़ें वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन अगर सबको कंसीडर कर लिया तब भी आईएससी नंबर 1 पे रहता है, ऐसा उसका रेपुटेशन है। तो आईएससी को बनाया था जो अभी आप टाटा पढ़ते हो, रतन टाटा जी के बारे में, आप बिज़नेस में हो तो ज़रूर जानते होंगे रतन टाटा जी को। इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, जेआरडी टाटा, ठीक है, जमशेदजी टाटा, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था विवेकानंद जी के साथ मिलने के बाद में जो उनका डिस्कशन हुआ था। वो जापान में थे, जापान से अमेरिका जा रहे थे नाव में और उनके बीच में डिस्कशन हुआ और डिस्कशन ये निकल के आया कि वो खैर अपनी इंडस्ट्रियल टूर के लिए जा रहे थे। उन्होंने बोला कि हमारे भारत में ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो ऐसे लोगों को बनाए जो अमेरिका में करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब ऐसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो जो इंडिया की खुद की हो। इसलिए जेआरडी टाटा जब आए इंडिया में रिटर्न होके तो उसके बाद उन्होंने आईएससी का फाउंडेशन किया और उसमें बुलाया भी उस समय विवेकानंद जी नहीं थे जब काम खत्म हुआ उस समय लेकिन इनके डिसाइपल जो है वहां पे जाके उसको मतलब सेलिब्रेट किए थे। तो बाद में उन्होंने ये जेआरडी टाटा ने जो है एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मतलब आपके इंस्पिरेशन से मैंने आईएससी बनाया और इस तरह समझो आईएससी उसके बाद टाटा ने पूरा एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी किया थ्रू एजुकेशन उसके बाद उन्होंने टिस का फाउंडेशन किया टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बार्क भाभा रिसर्च सेंटर बहुत से इंस्टीट्यूशंस को बाद में टाटा ने एस्टेब्लिश किया क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर एक अच्छे कंट्री को बनाना है तो एक अच्छा एजुकेशन मॉडल एक एकदम टॉप नॉच एकदम जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो चीज हमें हमारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए तो इसलिए उन्होंने बहुत से सीरीज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उन्होंने बनाया तो उनका इम्पैक्ट विवेकानंद जी का इम्पैक्ट मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो एक मतलब हिंदू फिलोसोफर थे या हिंदू मॉन्क थे तो ऐसा नहीं है उन्होंने हर फील्ड के लोगों पे एक अपना इम्पैक्ट डाला ठीक है तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि मतलब आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं लेकिन हमेशा आप कोशिश करें कि किस तरह से आप जहां से भी आते हैं वहां के स्टूडेंट्स का वहां की महिलाओं का किस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है और वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो एजुकेशन को किस तरह से हम देने की कोशिश करें जिससे वहां के लोगों का वहां के अपने जो हमारे आसपास के लोगों का है आसपास के बच्चों का कैसे उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो he was a nationalist who through his speeches ignited the spark of nationalism अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि
मतलब ये अलग-अलग फ़ील्ड है, मतलब स्पिरिचुअलिटी और जो है फ्रीडम स्ट्रगल, वो ऐसा टाइम था जब फ्रीडम स्ट्रगल भी का टाइम मतलब स्टार्ट हो गया था धीरे-धीरे करके। लेकिन हमें एक बात जानना होगा, भारत मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, भारत क्या था उस टाइम में? भारत ऐसा था जो मतलब अपनी ताकत को भूल गया था, अपने आप को जानना भूल गया था वो। है ना? जहाँ पे इतने साल की गुलामी ने 1857 में हमने रिवोल्ट किया जो फेल हुआ, तो पूरी तरह से ऐसा था कि अंग्रेज़ों का पूरा तरह हम पे राज हो गया था। तो विवेकानंद जी ने क्या किया? विवेकानंद जी ने जो यहाँ के एकदम ऐसे हमारी एकदम डेड सिविलाइज़ेशन हो गई थी, उसको जगाने का काम किया। उनमें ऊर्जा भरी और बताया कि आप क्या हो और आप जितने भी टॉप लेवल के फ्रीडम फाइटर्स की बात करो, आप उनके स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि विवेकानंद जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। महात्मा गांधी जी ने बोला है कि मैं विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद मेरे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यानी जो प्रेम होता है कंट्री के लिए वो 1000 टाइम बढ़ गया। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरिएट थे, गीतांजलि के लिए उनको मिला। उन्होंने बोला था कि अगर आपको भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, विवेकानंद जी को जानना पड़ेगा। है ना? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि अगर विवेकानंद जी आज के समय में होते तो उनके पैरों में ऐसे बैठा रहता। मतलब इतना ज्ञान वो देने वाले व्यक्ति थे और सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे प्रेरणा लेके बाद में फिर कितना बड़ा काम किया। जब भारत के सैनिक ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे सिंगापुर में, तो ऐसे 60,000 इंडियंस जो है सरेंडर किए। मतलब अलोंग विद द ब्रिटिशर्स इनफैक्ट तो बाद में उन 60,000 को सिंगापुर में जो जापानीज आर्मी थी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से मिलाया और सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा इग्नाइट किया उनको कि वहां से आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडेशन हुआ तो दैट इज द कैलिबर ऑफ सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने कहाँ से सीखा सारी चीजें वो हमेशा उन्होंने बोला कि मुझे जो मेरे अगर गुरु हैं कोई मास्टर है मेरा तो वो स्वामी विवेकानंद है ठीक है लगातार उनकी टीचिंग्स वो लेते रहे विनोबा भावे मतलब जितने भी ऐसे ऐसे स्टीम्ड आप जिनका नाम लेते हो स्वामी विवेकानंद से हमेशा से इन्फ्लुएंस थे he traveled across the length and the breadth of the country to understand the people. Vivekanand learned that even after centuries of oppression, the inner spiritual soul of India remained intact. वो इसलिए बोलते थे कि आप देखो अलग-अलग कंट्री में थोड़े टाइम तक रहे और वो पूरा कन्वर्ट हो गया मतलब उनका जो कल्चर था उनकी जो पूरी एक लेगेसी थी वो खत्म हुई ईरान को आप देखो पूरी वहां पे पारसी हुआ करते थे वो कल्चर थी पूरी तरह से खत्म हो गए अफगानिस्तान अब नाम लेते जाओ इराक ईरान सऊदी ये सारी कंट्रीज में अलग अलग कल्चर हुआ करती थी और कुछ ही टाइम में पूरा खत्म हो गया ठीक है लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री थी जहां पे लगभग 600-700 ईयर्स तक इस्लामिक इन्वेजन रहा इस्लामिक इन्वेडर्स का रूल रहा और लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा लेकिन इंडिया आज के टाइम में भी अपनी जो एक स्पिरिचुअल सोल है वो मेंटेन करके रखी है अभी जब कोविड का टाइम हो तो आपने देखा कि किस तरह से इंडिया के योग और आयुर्वेद ने पूरे दुनिया में किस तरह का इम्पैक्ट डाला हर कोई जो है योग और आयुर्वेद से अपने आप को ठीक करने की कोशिश किया एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किया तो ये इंडिया का स्पिरिचुअल पावर है ये इंडिया का मेन पावर है इस चीज को हमें समझना होगा He traveled across oceans carrying himself the wisdom of India to foreign lands. This changed the way India is perceived today by the West. इंडिया को ऐसे स्नेक चार्मर्स और ऐसे बहुत ही पुअर और मतलब बहुत ही बेकार नजरों से लोग देखते थे उसकी वजह थी कि लगभग 700-800 साल तक अगर कोई भी देश गुलाम रहे तो आप उसके बारे में यही सोचोगे अगर कोई आपका सोच लो बगल वाला है पड़ोसी है अगर वो ऐसे ऐसे हो रहता है कि ऐसा लगता है कि उस पर कोई रूल करता है किसी के अंडर में वो है तो आप उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट नहीं करोगे रिस्पेक्ट किसके लिए आती है रिस्पेक्ट आती है आपके अंदर लॉयन करेज है तो आपके अंदर शेर की ऊर्जा है वो अगर आपके पास ताकत है तो आप रिस्पेक्ट करते हो हमेशा उसके लिए आप अट्रैक्ट होते हो तो इसलिए इंडिया का भी भारत का भी ये इमेज हो गया था कि इंडिया तो बहुत ही गरीब है वहां पे ऐसे गडरिये हैं सपेरों का देश है उस कंडीशन में उन्होंने विवेकानंद जी ने वेस्ट में जाके जो नॉलेज दिया बाद में इंडिया में भी उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव काम किया लेकिन पहले उन्होंने वेस्ट में दिया पहले ये बताने की कोशिश किया हम क्या हैं ठीक है मतलब जो इंडिया पे रूल कर रहे थे उनको वो कुछ सिखा के आए उनको वो पूरी तरह से अपने जो उनकी फिलॉसफी थी उनका जो ज्ञान था उस ज्ञान से उनको उनको प्रभावित किया फिर वो इंडिया की तरफ आए जब वो
शिकागो में गए तो बहुत ही मतलब इस तरह से था कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे सीखने की ज़रूरत है कि उनको बुलाया नहीं गया था, अपनी तरफ से गए थे। इस आशा में कि शायद उन्हें मौका मिल जाए और मिला भी उनको, बहुत से लोगों ने उनकी मदद किया जिसकी वजह से मिला। वहाँ पे उनके लिए चीज़ें बहुत आसान नहीं थी जब अमेरिका में गए थे। डेढ़ महीने तक बहुत अपमानित हुए। उनको बहुत-सी गाली दी गई। उनको बहुत अलग-अलग टाइप से उनको वहाँ पे संबोधित किया गया। उनको खाना नहीं मिलता था। वो कहीं भी ऐसे रेलवे स्टेशन से लेके ऐसे जो ऐसे क्लोज़्ड कंटेनर रहता था, उसमें वो अंदर छिप के सोते थे। बहुत ज़्यादा ठंड होती थी अमेरिका में। उस कंडीशन में भी जब वो 11 सितंबर 1893 में बोले, तो किससे स्टार्ट किया था उन्होंने? क्या उन्होंने की पहली लाइन क्या थी? किसी को ध्यान है? उन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ध्यान होगा आपको अब अभी याद आ गया होगा, भूल गए होंगे आप, सबको पता होगा। आप सोचो कि आप हम लोग अपनी लाइफ में कोई अगर हमारे मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर या हमारे हमारे टीचर्स 1-2 लाइन बोलते हैं और हमारे अंदर एकदम हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आने लगता है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है विवेकानंद और हम में। उनको डेढ़ महीने तक 1 एंड हाफ मंथ तक उनको एकदम मतलब उनकी इंसल्ट की गई, उनको खाना नहीं दिया गया, उनको हर जहाँ भी वो खाना माँगने गए या बोलते थे मैं ये हूँ, उनको ब्लैक डॉग, ब्लैक इंडियन करके भगा दिया जाता था। ये उनका इस तरह उनका वेलकम होता था, ठीक है, डेढ़ महीने तक। लेकिन उन्होंने जब वो पहली बार उन्होंने पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जब बोला, तो उनके लिए शब्द क्या निकले? ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका और उसपे 2 मिनट तक तालियाँ बजती रही। ठीक है? क्योंकि हमें ये पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, ठीक है? हमें इतना टॉलरेंस लाना पड़ेगा, हमें इतना पेशेंस लाना पड़ेगा कि हमारी अगर कोई इंसल्ट भी करे, अगर हमारे को लिए कोई उल्टा भी बोले, तो हम उसको सुनेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा हो, ठीक है? तो हम ज़्यादा पेशेंट हों, हम ज़्यादा पेशेंस हमारे अंदर रहे, हम ज़्यादा टॉलरेंट हों, हमें ये चीज़ विवेकानंद जी से सीखना चाहिए। और जब उन्होंने बोला, तो मतलब ऐसा उन्होंने उद्घोष किया क्योंकि इंडिया के बारे में बहुत लोग बहुत ही नेगेटिव व्यू रखते थे। और अगर हम ध्यान दें तो जब वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ, तो उसका पर्पस था क्रिश्चियनिटी को सबसे सुपीरियर रिलिजन के रूप में एस्टैब्लिश करना। इसीलिए उन्होंने इस तरह के अमेरिका में से बहुत हाई-फाई तरीके से उन्होंने उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश किया या ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश किया। लेकिन विवेकानंद जी ने वो सारा स्टेज अपने नाम कर लिया, ठीक है? तो जब उन्होंने बोला तो अगले दिन क्या लाइन थी, उनके बारे में क्या बोलते थे लोग या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स क्या बोलते थे? द ग्रेट शिकागो स्पीच ऑफ हरिकेन हिंदू। एक हरिकेन प्लेयर है फुटबॉल का, इंग्लैंड के लिए खेलता है, बड़ा पॉपुलर प्लेयर है। तो हरिकेन मतलब होता है एकदम ऐसा तूफान। तो ऐसे बोला गया ग्रेट शिकागो स्पीच ऑफ हरिकेन हिंदू, साइक्लोनिक मॉन्क, ठीक है? क्योंकि उन्होंने एकदम तूफान ले आए थे। जैसे हमारा क्रेज होता है ना, ऐसे आज के टाइम में ऐसे रॉक स्टार्स होते हैं, ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं, ऐसे सिंगर्स होते हैं। उस समय विवेकानंद जी का वो क्रेज था। बहुत ही कम एज उनकी हुआ करती थी। ही वाज़ जस्ट 30 ईयर ओल्ड, ठीक है? 1863 में वो पैदा हुए थे और ए 1893 की बात है, 30 साल और ऐसी वो भगवा पहन के जब एंट्री करते थे तो हर कोई उनको एक बार बस टच करने की कोशिश करता था। दैट वाज़ अ पर्सोना ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है? तो वो इसलिए हो गया कि वो पॉजिटिव रहते थे। मतलब डेढ़ महीने की इंसल्ट के बाद भी जो इतना व्यक्ति पॉजिटिव रह सकता है, आप समझ सकते हो कि क्या उसके बाद उनकी क्या मतलब क्या उनकी मतलब उनका उनको सेलिब्रेट किया गया। मतलब हर कोई उनको सुनना चाहता था। अमेरिका के हर कोने में वो जहाँ भी जाते थे, लोग उनके लिए पागल हो गए थे। ऐसी इमेज थी और उसमें भी कितने लोग अमेरिका से इंडिया आए और लाइफ लॉन्ग उनके साथ काम किए। सिस्टर निवेदिता इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने पूरा भारत को ही अपनी माँ मान के पूरा ज़िंदगी उन्होंने काम किया और बहुत सी बुक्स लिखी हैं। आप रामकृष्ण मिशन पे जाओगे तो बहुत सी बुक्स आपको सिस्टर निवेदिता की मिलेंगी। अ, द न्यूयॉर्क हेराल्ड इन एन एडिटोरियल पब्लिश्ड दीज़ लाइन्स बहुत प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर हुआ करता था। हम लोग इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा था स्वामी विवेकानंद उन्होंने बोला कि आफ्टर हियरिंग हिम वी फील हाउ फुलिश इट इज़ टू सेंड मिशनरीज़ टू दिस लर्न्ड नेशन। अ, तब भी मिशनरी पूरा यहाँ पे काम करते थे। आज भी बहुत से मिशनरी भारत के ऐसे ट्राइबल बेल्ट में कन्वर्जन का काम करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको सुधारने आए हैं। तो ये था नेशनल न्यूयॉर्क हेराल्ड का कि हम कितने मूर्ख थे कि इतने लर्ड नेशन को हम सिखाने गए हैं।
ठीक है, वो अलग बात है, हम भूल गए। हम आज के मतलब हम लोग अपने आज के जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें हम अपनी नॉलेज को भूल गए हैं, अपने वेद उपनिषद और इतने वेदांतिक फिलॉसफी अद्वैत आश्रम को भूल गए हैं, अद्वैत की फिलॉसफी को भूल गए हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं कि हम क्या हैं। और वो आप तभी पता करोगे, आप अपने बारे में तब पता कर पाओगे जब हम अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और वो डिस्क्रिप्शन आपके एंशिएंट टेक्स्ट में है। तो उसको हमें पढ़ने की कोशिश करना। अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप स्वामी विवेकानंद की जरूर आप 1-2 बुक पढ़ो। एक 9 बुक्स में पूरा स्वामी विवेकानंद जी का पूरा कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद करके है, वो आप पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं तो कम से कम एक बुक आप स्वामी विवेकानंद का पढ़ोगे। आप किसी स्पिरिचुअलिटी के लिए मत पढ़ो, आप किसी ऐसा मत सोचो कि मैं बड़ा ज्ञानी हो जाऊंगा, नहीं, आप अपने करियर के लिए पढ़ो। आप मैनेजमेंट में हो, आप ऐसा फील्ड चूज किया जहां पे बहुत स्ट्रेस है, एमएनसीज में आपको काम करना है जहां पे बहुत स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर लाइफ हम जी सकते हैं, वो करने के लिए आपको स्वामी विवेकानंद जी को जानना चाहिए, उनको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि उस समय मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अमेरिका में, रॉकफेलर करके। ठीक है, रॉकफेलर ऐसा ऐसे व्यक्ति थे जो 2% की जो अमेरिकन जीडीपी उनके हाथ में थी। इतने बड़े बिजनेसमैन थे। ठीक है, और वो अपने मतलब बहुत उस एक टाइम ऐसा आया उनकी लाइफ में जब वो ऐसा लगता था कि वो मतलब ही विल बी ही विल डाई, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव एनीमोर। ऐसी सिचुएशन उनकी हेल्थ वाइज हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। तो वो रॉकफेलर की बात बता रहा हूँ, जो अमेरिका में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो वो जो है गए मतलब अपने एक दोस्त से मिले, और उन्होंने जब दोस्त ने उनको देखा ऐसी हालत, तो उन्होंने कहा कि एक हिंदू मॉन्क आया है अमेरिका में, उनसे आपको मिलना चाहिए। तो उन्होंने टाल दिया, कहा वो हमको क्या बताएंगे, हमारे डॉक्टर जब हमारा इलाज नहीं कर पाए तो वो हमको क्या बताएंगे। एक दिन बहुत परेशान हुए, और परेशान होने के बाद में वो उनके घर पे रुके थे, मतलब जो दोस्त था रॉकफेलर का, उनके घर पे ही विवेकानंद जी रुके थे। क्योंकि मतलब मैंने बताया कि वर्ड पार्लियामेंट के बाद में, मतलब वर्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के बाद बहुत पॉपुलर हो गए, तो हर बहुत बड़े बड़े लोग उनको होस्ट करने लगे थे, विवेकानंद जी को। तो एक दिन अचानक से रॉकफेलर आए और पूछे अपने दोस्त से, कहाँ है वो हिंदू मॉन्क। बोला वो कमरे में है। और तुरंत दरवाजा खोले और अंदर गए। अंदर गए और रॉकफेलर जो है सामने थे विवेकानंद जी के, और विवेकानंद जी बस सामने आए और उनके बारे में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, रॉकफेलर के बारे में, कि मतलब उन्हें जो जो समस्याएं थी, जो जो प्रॉब्लम्स थी, वो सारी उन्होंने बताई। और वो सिर्फ इतनी देर में, मतलब इतनी देर के कन्वर्सेशन में रॉकफेलर एकदम उनके अपने हो गए। और उन्होंने बताया कि जो आप पैसे कमा रहे हो, जो इतने आप अरबों खरबों रुपए आपने कमा के रखा, वो आपका नहीं है, वो इस सोसाइटी का है, यहाँ के लोगों का है। इस पे जो अंडर प्रिविलेज पुअर हैं, उन पे उनका अधिकार है। उसके बाद उन्होंने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज शुरू किया, मतलब उन्होंने डोनेट करना शुरू किया पैसा। और फिर रॉकफेलर इंस्टीट्यूट बना, बहुत बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। जैसे आईएससी में उन्होंने जेआरडी टाटा को इंस्पायर करके बनवा दिया, वैसे ही उन्होंने रॉकफेलर, और जिसने बहुत से डिजीजेस के वैक्सीन डेवलपमेंट में रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा उसका रोल है। तो उन्होंने फिर पूरा उनका लाइफ चेंज हो गया। फिर बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी लाइफ उन्होंने जी, क्योंकि ऑब्वियसली आदमी जब सेल्फ 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 के लिए रहता है तो उसकी लाइफ बहुत बहुत दुखमयी रहती है। लेकिन जब वो अपने आप को एक्सपैंड करता है और सोसाइटी और इस नेशन के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है, तब उसको समझ में आता है लाइफ की रियल मीनिंग। तो मतलब मैं आपको बता रहा था कि हमें इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने, ऐसा कोई सेक्टर नहीं था, ऐसे कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं थे, ऐसे पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग नहीं थे जो उनसे इंस्पायर नहीं हुए हैं, उस टाइम से लेके आज तक। तो इसलिए हमें उनको पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने क्या बोला था इंडिया के बारे में? लेट द पर्सियन और द ग्रीक, द रोमन, द अरब और द इंग्लिशमैन मार्च हिज बटालियन, conquer the world and link the different nation together, and the philosophy and spirituality of India are ever ready to flow along the new made channels into the vein of the nation of the world। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, जिनको रूल करना है रूल करने दो, लेकिन जो फिलॉसफी जाएगी, जो टीचिंग जाएगी, वो इंडियन जाएगी। ठीक है, और वो आगे क्या कहते हैं, द हिंदूज काम ब्रेन मस्ट पोर आउट इट्स ओन कोटा टू गिव टू द सम टोटल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड इज अ लाइट स्पिरिचुअल। ठीक है, तो वो हमेशा मानते थे कि जो वेस्ट है वहां पे मेटेलिस्टिक नॉलेज है, और जो ईस्ट है यानी भारत है, भारत और इसके साथ में और भी देश है, उसमें जापान है, उसमें श्रीलंका है, उसमें नेपाल है, यहाँ पे स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट है, भूटान है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत है।
ठीक है? मतलब हमें एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना है, लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, क्योंकि आप तभी लाइफ की एसेंस को समझ पाएंगे। अभी वेस्ट में मतलब या तो किसी के पास मटेरियल है, या तो फिर जो है वो स्पिरिचुअलिटी में है, ऐसे नहीं, मतलब दोनों का मिक्स, जो मतलब मेजोरिटी अब जो पॉपुलेशन है उसको ऐसे जीने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए वो दोनों को मिक्सिंग की बात करते हैं। वो साइंस और हमारा जो वेदांतिक फिलॉसफी है उसके अलग अलग की बात नहीं करते, उनके बीच में मतलब विरोधाभास की बात नहीं करते, वो कहते हैं दोनों ही चीजें एक है। ठीक है? तो जो अद्वैत की फिलॉसफी है, वो कहते हैं वो साइंस भी बोल रहा है, और हम आज के बहुत पहले भी इस चीज को बोल चुके हैं। तो हमेशा इस चीज को समझो कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और हमें पूरे दुनिया को मतलब पीसफुल और एक हार्मोनी इन्वायरमेंट हम अगर कर सकते हैं, कोई दुनिया में कर सकता है तो हम कर सकते हैं। इस चीज को विवेकानंद जी भी जानते थे, और आज के टाइम में भी हमारी यही रेपुटेशन है, और हम इसी रेपुटेशन में आगे बढ़ना चाहिए। हिज विजन ऑफ इंडिया, क्या वो चाहते थे, मतलब भारत के बारे में वो क्या सोचते थे? At a time when India was suffering in the hands of the British, Swami Vivekananda envisioned a rejuvenated India, an India that will lead the world to a better future. ठीक है? अभी कोविड के टाइम में आपने देखा कि पूरी दुनिया ने योग और आयुर्वेद को एक्सेप्ट किया। सबने माना कि हाँ, ये ऐसा तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। ठीक है? कोई मेडिसिन से हम कोई जर्म या कोई वायरस को नहीं मार सकते, हमें अंदर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये चीज उन्होंने बोला, और आज तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। He began his reformation by promoting the idea of India as a whole, as a nation, binding everyone who has their roots in the Indian subcontinent together with nationalism and love for their motherland. हमेशा उन्होंने प्रेम के बारे में बात किया। वो कहते थे कि हम अपनी माँ के लिए गाली नहीं सुन सकते। ठीक है? माँ को हमारे कुछ कोई भी भला बुरा कहे, हमारा कोई नेबर कुछ बोले या कोई भी बोले, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो आप सोचो, हम माँ के लिए इतना सेंसिटिव है, इतना इमोशनल है, तो मदरलैंड के लिए कैसे नहीं हो सकते? मदरलैंड तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो माँ जो हमें खाने के लिए देती, पूरे जीवन हमें पालती है। तो इसलिए वो हमेशा बोलते हैं कि हमें अपनी माँ यानी मदरलैंड से बहुत प्रेम होना चाहिए, और इसके बेटरमेंट के लिए हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इस मातृभूमि को बेहतर कर पाएंगे। और आप बिजनेस वर्ल्ड में हो, आपको भी ये सोचना चाहिए कौन सा ऐसा मॉडल लेके जाएं, कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल लेके जाएं जिसकी वजह से पूरे भारत का डेवलप हो सके। क्योंकि देखिए, अभी मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसा है कि जो दुनिया अब मतलब उससे सैचुरेट हो रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड अगर हम देखें, वो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो इंडिया के पास है। हमारे टेक्स्ट से लेके हमारी प्रैक्टिसेस में, हमारे कल्चर में है। तो हम बिजनेस में भी हम सस्टेनेबल मॉडल की बात करें, जहां पे सबका भला हो। ऐसा ना हो सिर्फ हम भले हो, मतलब हमारे, अब देखो ना आप, हम अपने आप को बड़े विद्वान मानते हैं। आप दिल्ली में रहते हो, सब लोग दिल्ली में देखो क्या कंडीशन है। हमारी यमुना जी को क्या है, हमारी एयर की क्या क्वालिटी है। ठीक है? 500 600 AQI है, जहां पे जीना मुश्किल है। यानी इस तरह समझो, हम 10-15 साल हर कोई अपनी लाइफ कम कर रहे हैं। हमारी एयर, हमारा वाटर, हमारी अर्थ, जो जो भी आप खाते हो, वेजिटेबल से लेके सब कुछ मतलब इस तरह समझो पेस्टिसाइड्स है, कार्सिनोजेंस हैं, मतलब जो हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ एक चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें देखना पड़ेगा, जहां पे हम मतलब एक जल की पूजा करते हैं, नदी की हम पूजा करते थे, मिट्टी की पूजा करते थे। अगर हम पूजा करने का कॉन्सेप्ट क्या था, हम उसकी रिस्पेक्ट करते थे। तो हमें वो चीज लाना पड़ेगा। हम विद्वान बने और हम ये हो गए, और अभी गांव की तरफ आप देखो किस तरह से जीवन जिए जाते हैं। ठीक है? वहां सबको प्रेम है, वहां पे आप दिवाली या होली में आप देखोगे तो एक दिया अपने घर में भी जलाते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस, अगर आप लोग रूरल पार्ट से होंगे तो जानते हैं, एक दिया जाके आपके खेतों में जलाया जाता है, समान रिस्पेक्ट उसका किया जाता है। जल से सुबह में जो है जल चढ़ाया जाता है सूर्य देव को। तो मतलब ये होता है, पेड़ की पूजा होती है। तो जब तक ये सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट करके हम देश का या दुनिया का भला नहीं कर सकते। और हमें इस चीज को बार बार इस चीज को बोलना पड़ेगा, और इसे अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। एज अ बिजनेस लीडर्स, ये चीज आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना था, अराइज अवेक एंड सी हर सीटेड। हर मतलब भारत माँ के बारे में बात कर रहे हैं। हियर ऑन हर इटर्नल थ्रोन, rejuvenated, more glorious than sea ever was, this motherland of ours। ठीक है? मतलब ये हमेशा कहते थे उस भारत माँ के बारे में सोचो। 1897 में उन्होंने
एक लाइन बोले थे जो आगे की स्लाइड में कहीं पे होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी सब कुछ भूल जाओ, सारे देवी-देवताओं को छोड़ दो। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत माँ की पूजा आपको करना है। और एग्ज़ैक्टली 50 साल बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है? तो बहुत ही वो आगे की बातें बोलते थे, जो उस टाइम के लोगों को समझ में नहीं आई लेकिन नोट करके रख लिया। बाद में आज तक उनकी बातों पे, उनके कहे कोट्स पे अभी तक रिसर्च चल रहा है। फियरलेस यूथ्स, यूथ के बारे में क्या था उनका? फियरलेस यूथ विद insurmountable energy, free from all selfish thoughts, ready to struggle, ready to sacrifice. आज का यूथ, आज के हम, क्या हम तैयार हैं इसके लिए? इस लाइन के लिए तैयार हैं? आप सोचो विवेकानंद जी सिर्फ 39 इयर्स उनकी लाइफ थी, सिर्फ 39 साल। और 39 साल में उनकी लाइफ इतनी इम्पैक्टफुल हुई कि आज तक हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उनके जन्मदिन को भारत ने नेशनल यूथ डे मनाया और आज हम उनको पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ और टीचिंग्स के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनपे सैकड़ों, हजारों किताबें उन पे लिखी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस क्राइटेरिया को सिर्फ बोला नहीं, इसको उन्होंने करके दिखाया। ठीक है? तो हमारे हमारे ऐसे युवा साथियों, आपको एक बार पॉज़ लेना है। आप आपकी जो भी लाइफ है, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ में पॉज़ लेके एक बार सोचो कि आपकी लाइफ में का गोल क्या है और उस गोल से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इस नेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? और उस हिसाब से अपनी लाइफ को टारगेट करो। ठीक है? तो उनका आप सोचो उन्होंने मैंने बोला 25 साल की लाइफ में जब बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर, वो एक्सटेम्पोर बोलते थे, उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उनकी उनके वर्ड्स ऐसे-ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं जो आपको मतलब आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। ठीक है? इतना ब्रिलियंट इंसान और जब ऐसे इंसान सेल्फिश थॉट से ऊपर उठ जाते हैं, सेल्फलेसनेस की तरफ जाते हैं और रेडी होते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बनते हैं। ठीक है? तो ऐसे रिलेवेंट लाइफ हमें जीने की कोशिश करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप सब में सब लोग सन्यास धारण कर लो, नहीं। लेकिन अपनी लाइफ में आप ये कोशिश करो कि कितने लोगों की लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, कितने ऐसे गरीब बच्चों को आप कुछ पढ़ा सकते हो, उनको कुछ हेल्प कर सकते हो। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत पैसा कमाएँगे अपनी लाइफ में। ठीक है? आप सोचो 1, 2 बच्चे, 3 बच्चे का क्या आप फंड कर सकते हो? 1 बच्चे का फंड कर सकते हो क्या? एक गरीब का बच्चा जिसमें आपको क्षमता दिखती है, उसको क्या किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो? हो सकता है कि उतना बड़ा दिल अभी ना हो, अभी उतना बड़ा हम लोग ना सोच पाएँ, लेकिन क्या 2-4 किताबें हम देके शुरू करें? ठीक है? थोड़ा-थोड़ा शुरू करेंगे, तो हम को लगता है कि हम लोग तैयार हो जाएँगे उसके लिए। आगे उन्होंने बोला, "ओनली सच यूथ कैन सस्टेन द जर्नी ऑफ टेकिंग इंडिया फ्रॉम द डेप्थ ऑफ डिग्रेडेशन टू द पिनेकल ऑफ ग्लोरी।" आज भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज अभी भी हम बहुत डिवाइडेड हैं, ठीक है? हमारे पॉलिटिशियंस की अलग कॉन्सेप्ट है हमारे देश के बारे में, ठीक है? हमारे बहुत से ऐसे पुअर, ऐसे बहुत से अंडर प्रिविलेज्ड, ऐसे बहुत से डाउन ट्रोडन ऐसे लोग हैं, जो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिनको आप जैसे इतने अच्छे आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, वहाँ पे पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को कैसे हम ऊपर उठाएँगे, उनके जीवन स्तर को कैसे ठीक करेंगे, हम तभी कर पाएँगे जब हम अपने अपने आप से बाहर निकलेंगे और इस सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे। Its consistent invocation to the youth of the country was to go back to their cultural roots, believe in it, feel proud of it, to utilize its values for the good of the many, for the happiness of the many. ठीक है? अभी जैसे मान लो हम जॉब करते हैं, ठीक है? एक जॉब किया और हमने मैं आपको बोलूँ, विद्यार्थी परिषद मैं जब बीएचयू में प था, तो बीएचयू से थोड़ा-थोड़ा मुझे मतलब ये था बीएचयू भी उसी तरह का थोड़ा यूनिवर्सिटी है जो आपको कल्चरल हेरिटेज क्योंकि मालवीय जी ने बनाया था और उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग टाइप से है। और इंटरेस्टिंगली वो यूनिवर्सिटी आपको मालूम है मतलब दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बीएचयू है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको मालवीय जी ने भिक्षा माँग-माँग के बनाई है। तो मतलब आप सोचो ऐसा व्यक्ति आज हम कहते हैं कि हम ₹100 माँगेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। आप सोचो एक ऐसा व्यक्ति, मालवीय जैसा व्यक्ति, जो जिन्होंने लोगों से पैसे ले लेके इतना ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया, जो पूरे भारत की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है? तो ऐसी मतलब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए सोचना शुरू किया। अपने लिए सोचते तो कुछ नहीं कर पाते। हम स्कूल नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। आप सोचो आपकी लाइफ आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्कूल एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने पैसे से? बहुत डिफिकल्ट है।
उन्होंने एक पूरी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जहां पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, जहां पे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, संस्कृत, वेदास, आप नाम लो, हर चीज वहां पढ़ाया जाता है। इतना बड़ा आज के टाइम में भारत में सबसे बड़े कोर्सेज, सबसे ज्यादा बड़े स्टूडेंट्स, मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी वो है जहाँ पे 40,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट पढ़ते हैं बीएचयू में। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो अलग सोचना शुरू किए। उन्होंने अपने आप से बाहर निकल के देश के लोगों के बारे में सोचना शुरू, आज के युवाओं के बारे में सोचना शुरू किया। तो हमें अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा। So in the last 2 centuries, no other individual has captured the hearts of the youth of Bharat the way Swami Vivekananda did. He blew energy into the Indians' race, which was indulging in the self-loath. He exhorted people of Bharat with his word. क्या था, कैसे शब्द थे उनके, सुनिए। This is the ancient land where wisdom made its home before it went into any other country. Here is the same India whose soil has been trodden by the feet of the greatest sages that ever lived. Look back, therefore, as far as you can. Drink deep of the eternal fountain that are behind. And after that, look forward, march forward, and make India brighter, greater, much higher than sea ever was. हर लाइन में उनके भारत के लिए है। अपनी मदरलैंड से, मतलब जब वो अमेरिका से आए और पहली बार भारत में एंट्री किया ना, तो सबसे पहले ऐसे ऐसे साष्टांग ऐसे दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया भारत माँ को। इतना प्रेम करते थे हम अपनी अपनी माँ से, मतलब भारत माँ से। हमारे अंदर क्या इमोशन है, हमें आज का दिन ये मिला है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करने के लिए, हमें सोचना चाहिए हम भारत के बारे में क्या हमारे सोच है, डायरी में लिखना चाहिए। एक लाइन, एक आज हम लोगों को सीख के ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, कि हमारे डिस्कशन से जो पॉइंट आ रहे हैं, या आपको अपने लाइफ में क्या आपको लगता है कि भारत के बारे में आपके क्या विजन है, आप कहाँ सोचते हो आज के 50 साल भारत को, और उसमें आप कहाँ अपने आप को रखते हो, क्या आप कंट्रीब्यूशन आप करोगे, इस डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तब हमको लगता है हम भारत को एक महान देश बनाएंगे। और जहां पे आप हमेशा कहते हो ना, अमेरिका जाना है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे जाने का मौका मिला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो है विजिट करने का मौका मिला 2016 में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। वहां जो इंडियंस मिलते थे, उनका अलग कॉन्सेप्ट हुआ करता है। मतलब वो ऐसा सोचते थे कि मतलब वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन क्या भारत को ऐसा नहीं बनाना चाहिए? हम कब इस चीज के लिए तैयार होंगे कि नहीं, हम पहले भारत को अपना, ठीक है आप पढ़ने गए हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ के आओ, लेकिन हमेशा इस चीज का रिस्पेक्ट करो कि भारत एक बहुत बड़े ज्ञानियों की भूमि रही है, और इसका ऐसा नॉलेज सिस्टम है जहां पे हर कोई अट्रैक्ट होता है। मतलब जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, या इंसान को जब अपने अंदर एक एक होता है ना, पैसा कमा के थक जाता है, और जब उसको शांति की जरूरत होती है, पीस की जरूरत होती है, तो इंडिया की तरफ देखता है। आज के टाइम में भी आप देखो, जितने भी एम्बेसडर हैं स्पिरिचुअलिटी के इंडिया में, चाहे आप सदगुरु जी की बात करो, आप में से कुछ लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे उनको, रविशंकर जी हैं, ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी हैं, और ऐसे बहुत से लोग आप देखो, इनके फॉलोअर ज्यादातर मतलब ऐसे हैं कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को समझ में आता है कि इंडिया के पास क्या है। हम, क्योंकि हम एक कहावत हमारे गांव में, मैं बेसिकली अमेठी के एक छोटे से गांव से हूँ, तो वहां पे कहा जाता है एक लाइन, घर की मुर्गी साग बराबर। आप में से शायद किसी ने सुना हो। इसका मतलब क्या है कि हम अपने चीजों में, अपने अपने आपके अपने इंस्टीट्यूशन में जो चीजें हैं उसकी वैल्यू नहीं करते, हमारे कंट्री में जो चीजें हैं उसकी वैल्यू नहीं करते, हमारे फैमिली की जो स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू नहीं करते। तो हमें उसको वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप, जब अपने अंदर प्राइड होगी तभी आप कुछ कर सकते हो, तभी कुछ आप पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन आपकी सोसाइटी के लिए हो सकता है। द यूथ विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ भारत। हमेशा उनका है। लाइफ और टीचिंग के बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हमेशा सोचिए कि उन्होंने आपको हमेशा बुलाया है। क्या बोला उन्होंने? माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स, दे विल वर्क आउट ऑफ द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। कितना उनको ये लायंस वर्ड इतना बार उन्होंने यूज किया, मतलब वो हमेशा, मतलब करेज को हमेशा अप्रिशिएट किए हैं। एंड हैव गिवन माई लाइफ टू इट। If I do not achieve success, some better one will come after me to work it out, and I shall be content to struggle. मतलब इतना मेहनत करने के बाद में, इतना इतना जिंदगी भर मेहनत करने के बाद में भी सोचते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई और आएगा, मैं स्ट्रगल करता रहूंगा लेकिन कोई और आएगा और बेहतर करेगा, मुझसे बेहतर कोई होगा जो जगाएगा।
ठीक है? तो इस चीज़ को समझना कि विवेकानंद जी के साथ में ऐसे फ्रीडम, इस समय हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें हम आज़ादी के बारे में पढ़ रहे हैं। आप हमेशा सोचो कि कितने लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। विवेकानंद जी ने एक फिलॉसफी दिया और उस फिलॉसफी ने कितने लोगों को एक डायरेक्शन दिया कि हमें भारत को पहले आजाद कराना पड़ेगा, इस टायरनी से बाहर निकालना पड़ेगा भारत को। और उन्होंने बहुत ही कम एज में, आप स्वामी विवेकानंद को लो, चंद्रशेखर आजाद को लो, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, शशीन्द्र सान्याल, खुदीराम बोस, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने एकदम अपने, जो एकदम होता है ना, यूथ को ऐसे डेडिकेट कर दिया कंट्री के लिए और बहुत ही कम टाइम में लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि हम इतने कंफर्टेबल टाइम में, इतने प्रिविलेज टाइम में हैं, हम क्या करने वाले हैं इस कंट्री के लिए? और तब आप ज्यादा रिलेवेंट रहोगे, आप ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाओगे, और तब देश अच्छा करेगा तो आप अच्छा करोगे। हमेशा याद रखो, द ट्रू धर्मा इज सेल्फ सैक्रिफाइस। क्या बोला उन्होंने? वेयर आर द मेन, दैट इज द क्वेश्चन, यंग मैन, माई होप इन यू, विल यू रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ योर नेशन? ये मैं पढ़ता हूँ हर बार तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। और मुझे मौका मिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे एबीवीपी भी बोलते हैं, काम करने का। और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जो मुझे और ज्यादा समझाया कि विवेकानंद जी क्या है, विवेकानंद जी की फिलॉसफी क्या है, और हमें क्यों सोसाइटी के लिए काम करना होता है। ठीक है? तो अगर आपको मौका मिलता है डेफिनेटली वहां की एक्टिविटीज में जाना चाहिए, वहां की एक्टिविटीज में कभी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि मतलब लाइफ के मतलब क्या होता है, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, और इतना गैप जो है सोसाइटी में, उसको कैसे हम ठीक करें, उसको फुलफिल कैसे करें। तो आप विवेकानंद जी को बार बार पढ़ोगे, लगेगा अरे ये तो मुझे बुला रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली आप सोचोगे हाँ मुझे काम करना है इसके लिए। तो उन्होंने बोला, वेयर आर द मेन, दैट इज द क्वेश्चन, यंग मैन, माई होप इन यू, विल यू रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर योर नेशन? Each one of you has a glorious future if you dare to believe me. Have a tremendous faith in yourself. We will then go to the every country under the sun, and our ideas will before long be component of the many forces that are working to make up every nation in the world. We much enter into the life of every race in India and abroad shall have to work to bring this about. Now, for what I want, young men, it is that young, the strong and healthy, of sharp intellect that will reach the Lord, say the Vedas. वेदास भी, मतलब वेदास को कोट करके बोलते हैं कि जो यंग होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो हेल्दी होगा, जो इंटेलेक्ट जिसके अंदर अच्छा होगा, वही भगवान तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, वो अपनी मीनिंग जानेगा, अपने आप को जानेगा, और जब अपने आप को जानेगा तब वो भगवान या गॉड या एक अपनी सुपर पावर को जानेगा। तब अपनी स्ट्रेंथ को जान के वो मतलब अपनी सोसाइटी या अपनी कंट्री में जो करना चाहता है वो कर पाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि विवेकानंद जी हमेशा आपको बुला रहे हैं। वो आज के 100-150 साल पहले नहीं थे, वो आज के युवाओं के लिए हैं, और उनके जो टेक्स्ट हैं, उनकी फिलॉसफी है, वो हमारे लिए डायरेक्ट मतलब हमें आह्वान कर रही हैं, हमें बुला रही हैं, और हमें ऐसे चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। ठीक है? तो मुझे लगता है कि हमें जो है हम लोग अब रैप अप करते हैं। ये कैसे होगा? हमें गैप जो इतना बड़ा है उसको ब्रिज करना पड़ेगा बाय ब्रिजिंग द गैप्स। प्रॉपर गाइडेंस, हमें खुद पहली बात तो प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। जो हमारे बड़े हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमारे अलग-अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, उनको सुनो ध्यान से। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे, और आप एक बार प्रॉपर गाइडेंस होने के बाद सिर्फ अपने तक नहीं रुकना, उस नॉलेज को पेनिट्रेट कराना है लोअर सेगमेंट में, और लोगों को बताना है, उनको गाइडेंस करना है। आप 10th 11th स्कूल के बच्चों के पास जाओ, उनको गाइडेंस करो। उनको नहीं मालूम कि किधर जाना है, क्या पढ़ना है, नहीं मालूम है। ठीक है? सोशल अवेयरनेस, लोगों के बीच में जाके बताओ कि हमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है? हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें देश के बारे में सोचना, और देश को समझने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। जब आप अच्छी पोजीशन पे जाओगे तब आपका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। इसलिए आप जो भी कर रहे हो, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, और मतलब विवेकानंद जी से सीख के बोल रहा हूँ, कि वो कभी वो काम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते थे कि ये काम बेहतर है, ये काम बेहतर नहीं, हर काम बेहतर है। अपने काम को एकदम फोकस तरीके से करोगे, उसमें आप एक्सेलेंस ले आओगे। ठीक है? एंड लास्ट पार्ट इज एजुकेट। हमें एजुकेट करने की जरूरत है। अपने जो भी अपने सराउंडिंग में जिनको दिखते हो, कि जिनके बारे में आप सोचते हो कि इनको, इनके पास ज्ञान कम है, उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है। हम अपने लेवल पे करना चाहिए, स्कूल भेज के करना चाहिए, उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहिए। एजुकेशन होगा तो हर चीज अपने आप कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट वन।
जहां पे वो यूथ को फिर से बोल रहे हैं, 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with the eternal faith in the Lord, and nerve to lion's courage. फिर देखो lion word आया. By their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of a salvation, the gospel of a help, the gospel of a social raising up, the gospel of equality. ये ऐसी लाइन है जहां पे हमको लगता है यहीं पे विवेकानंद जी को जो मतलब देखो विवेकानंद जी इतने बड़े हैं कि उनको आधे घंटे में नहीं समझा सकता है तो लाइफ में मैं पिछले 15-20 सालों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार मुझे कुछ नया मिलता है ठीक है लेकिन हम लोग 30-40 मिनट में 40-45 मिनट में हमने ये समझने की कोशिश किया कि विवेकानंद जी सोचते क्या थे वो हमारे भारत के बारे में क्या सोचते थे उनकी टीचिंग्स क्या थी किस तरह उनके सोचने का पैटर्न था ठीक है तो इसके साथ ही हमको लगता है कि हम थोड़ा-सा आपस में डिस्कशन करना चाहिए। आपके क्वेश्चन कुछ हैं, उसको हम लोग बात करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो सर। हुँ, हुँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हुँ, हुँ। सर लाइक एज यू सेड एंड वी ऑल नो कि हम लोग जैसे इस जनरेशन के बच्चे धीरे धीरे ना हिस्ट्री एंड अपनी जो संस्कृति है वो भूलते जा रहे हैं। तो सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक? ओके, देखो अभी 2022 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाली है, ठीक है? तो ऐसा है कि हम लोगों की पढ़ाई ऐसी है ना मतलब ये एक्चुअली में बहुत बड़ा इसका डिबेट है। एक्चुअली में जब हम ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल करते तो मैकाले एजुकेशन हम पे इम्प्लीमेंट हुआ। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब भी हमने कुछ ऐसा चेंज करने की कोशिश नहीं किया। आज तक चलता रहा। आई एम वेरी होपफुल फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि शायद वो कुछ कर पाए। हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरह है कि जैसे मान लीजिए आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप बिज़नेस पढ़ते हो ना, आपको आपकी अपनी मतलब जो भारत की नॉलेज है वो आपको एक्सपोज़र नहीं मिलता। या इनफैक्ट आप जब आपने 11th-12th किया होगा, 9th, 10th, 11th, 12th किया होगा, उस टाइम में भी हमें कहीं अपने नॉलेज के बारे में नहीं पता चलता। भारत क्या है? ठीक है, हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर, हमारी एंशिएंट नॉलेज, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में नहीं पता चलता। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे इस बार रिसर्च हुआ है और होपफुली वो जो है थोड़ा-सा ये चीज़ का जो एक गैप है उस चीज़ को ला सके और दूसरा, मान लीजिए आपको नहीं मिला तो आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? आपको क्योंकि आपको जो कॉलेज या स्कूल्स हैं, वहाँ तो आपको मतलब 8-6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाया जाता है। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना मतलब आपको एक अच्छा सीकर होना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री के कुछ टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया आज जैसे आप लोग जितने लोग हो, मुझे लगता है यहाँ पे भी 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं। आज आपको ये पता चला ना कि विवेकानंद जी कितने डायरेक्ट थे, कितने बोल्ड थे वो। तो कम से कम विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा पढ़ें हम। उनके ऊपर बहुत से रिसर्च आर्टिकल हैं, उनकी एक बुक है। आप दुनिया भर की बुक्स खरीदते हो, एक बार कहीं पे रेलवे स्टेशन या अपने आस-पास की जो बुक स्टॉल है या ऑनलाइन से एक विवेकानंद जी की किताब मँगाओ, ठीक है? स्पेशली आप रामकृष्ण मिशन के वेबसाइट पे जाके किताब मँगाओ, तो वो बड़ी ऑथेंटिक किताबें हैं, अदरवाइज़ इंटरनेट पे बहुत सी किताबें हैं। या रोमन रोलैंड करके एक हैं जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है विवेकानंद जी की। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी आप ऑर्डर कर सकते हो। मतलब आपको किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे हम लोगों ने आज विवेकानंद जी को पढ़ा, तो विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, इंडिया का नॉलेज, इंडिया में किस तरह का ट्रेडिशन होता था, इंडिया में कैसी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक विवेकानंद जी से पता चल जाएगा और फिर रेफरेंसेस आपको बुक्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा करोगे ना तो मैं ये कहता हूँ ना कि आप एक अच्छे बिज़नेस स्कॉलर ही नहीं बनोगे, आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगे सोसाइटी में। आप कन्विंस करने लोगों को जाओगे, आप बिज़नेस के लिए कन्विंस करोगे ना या अपनी जो भी मार्केटिंग करने जाओगे या एमएनसीज़ में जाओगे तो आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। उसमें भी हेल्प करेगी। आप अपने आप को जानोगे तब ज़्यादा आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। इसलिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैं साइंस पढ़ा हूँ। जब तक मैं साइंस पढ़ता था, हार्डकोर साइंस मतलब मेरी लैब की मतलब पढ़ाई थी जहाँ पे मुझे कभी-कभी ऐसा टाइम होता था जहाँ पे 14 से 16 से 18 घंटे लैब में बिताना पड़ता था बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि ये कंप्लीट नहीं है।
तो उस कंप्लीटनेस को ढूंढने के लिए मुझे अलग-अलग बुक्स पढ़नी पड़ी, अलग-अलग बुक्स मैंने पढ़ी, तो मुझे ज्ञान हुआ, अच्छा हाँ, ये भी था भारत में ये भी ज्ञान था, भारत में ये ऐसा भी था। और उसके बाद फिर मैं जिनको पढ़ाता हूँ अभी शहीद राजगुरु कॉलेज है एप्लाइड साइंस का, वहाँ मतलब मैं स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, तो उनको मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उनको साइंस के साथ में भारत का जो ज्ञान है वो बताने की बहुत ज़रूरत है। तो हमें स्टूडेंट लेवल पे खुद अपने तरफ से इनिशिएट लेना चाहिए पढ़ने का, और जो हमारी फैकल्टी है मेरी तरह, जो आप लोगों के भी हैं और मैं दूसरे के लिए भी कहता हूँ, उन्हें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं, उनको सिलेबस आप दोगे तो आप बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि सिलेबस इज़ इन देयर बुक, सिलेबस इज़ इन द इंटरनेट। हमें कुछ अलग देना पड़ेगा। बियॉन्ड द सिलेबस उनको देने की ज़रूरत है। उन्हें उन्हें ज्ञान की ज़रूरत है। हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं देना, हम मेंटर्स हैं, हम फैकल्टीज़ हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। हमारा रोल सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है। हमारा जो है पर्पज़ है कि हम उनकी मेंटरिंग करें, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट करें, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। तो इसलिए मेरा आपके क्वेश्चन में यही है कि हम अपनी तरफ से एफर्ट करें, और हमारी तरह जो इस प्रोफेशन में है, उनको जब स्टूडेंट से इंटरैक्ट करें, तो थोड़ा-सा डाइवर्स इन्फॉर्मेशन, डाइवर्स नॉलेज लेके अगर स्टूडेंट से इंटरैक्ट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। थैंक यू, यशिका। Thank you so much, sir. यू आर मोस्ट वेलकम। दिस यस, साइड हर्षित गर्ग। सर हर्षित। मेरे को सर ये पूछना है सर, जैसे मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ सर यहाँ से, तो सर बीबीए के साथ कुछ है कोई कोर्स जो मैं साथ साथ कैरी ऑन कर सकूँ, जिससे एक साइड ऑप्शन रहे मेरे साथ? हाँ, आप बीबीए के साथ में आप जो है एसओएल है, मतलब डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल है, इग्नू है, या बहुत सी डिस्टेंस लर्निंग है, जहाँ पे आप एंशिएंट हिस्ट्री से, फिलॉसफी से, इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत से अलग-अलग सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो। जहाँ पे आपको मतलब बहुत ही शायद 15 दिन के टाइम में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। या ये तो है कि आप अगर डिग्री लेना चाहते हो। अगर डिग्री नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ़ अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, तो बहुत से मतलब जो मैंने साइट्स बोली, जैसे इग्नू है, इग्नू में बहुत सी किताबें हैं। अपनी नॉलेज और अपने इस पूरे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, सबके बारे में बहुत कुछ है। इसके अलावा आप रामकृष्ण मिशन पे जाओगे तो बहुत सी अच्छी किताबें वहाँ पे हैं। आपको अगर थोड़ा-सा और डेप्थ में जाना है तो आपको ज़रूर, मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ, गीता ज़रूर पढ़ना चाहिए। गीता में जो ब चीज़ें हैं वो आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे। तो इस तरह से आपको अगर अपने अपलिफ्टमेंट के लिए पढ़ना है, डिग्री के लिए नहीं, उसका भी ऑप्शन है। डिग्री के लिए पढ़ना है तो बहुत से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आप डिस्टेंस मतलब यहाँ पे कोर्स करते हुए आप साथ में कर सकते हो। ठीक है? तो ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। कोई-कोई कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 1 साल के हैं, इग्नू और एसओएल और दूसरे भी डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 1 साल के भी हैं, 6 महीने के भी हैं, 2 साल के भी हैं। उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत से अलग-अलग कोर्सेज़ अपने इंटरेस्ट के मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you for taking out time and giving us knowledge of Swami Vivekanand. And a special thanks to Vinay sir for inviting you. Over to you, Yushika. You may end the session with a thank you note. Yes, sir. Sir, Uh, Thank you so much, sir, for sharing everything. And I would like to thank Dr. Ajay Rathore, Director, and Ms. Vaishali Prasad, NSS Nodal Officer, Technical Institute of Advanced Studies, for organizing this webinar. I want to thank all the faculties and participants for joining today's event. Thank you all. Thank you so sir, much, sir. Thank you. All the participants may leave the meeting now. Thank you for joining us and making this event successful. Once again, thank you, sir. sir, Yes. where can we search about all that additional courses and that? You can visit IGNOU. You can go SOL. SOL means School of Open Learning. That is a part of Delhi University. फॉर डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज, ये दो बहुत ही मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन है जहां से आप डिग्री कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया कि अगर आपको अपने मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है तो बहुत सी साइट्स हैं। मैंने एक साइट आपको बताया, रामकृष्ण मिशन पे बहुत सी किताबें हैं जहाँ पे मिल सकती हैं। इनफैक्ट इग्नू पे भी बहुत सी बुक्स हैं जो आपको मिल सकती हैं। तो इग्नू है और दूसरा एसओएल है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। और मुझसे मतलब मान लीजिए आपको और क्वेरीज है, मान लीजिए आपको हेजिटेशन है, तो बाद में आप कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि
मेरे नाम से आप फेसबुक पे डालोगे तो मैं हूँ वहाँ पे, वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज मेरा मेल आईडी भी है, वैशाली मैम शेयर कर लेंगी, तो आप वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Thank you so much, sir.